नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, हाल फिलहाल की है। आज का प्रदेश है मध्य प्रदेश, जिला है भिंड। जी हाँ, भिंड और मुरैना डकैती के लिए चंबल के रेवाइंस के ये दोनों बड़े मशहूर ज़िले हैं। एक ज़माना था जब मशहूर थे, अब तो डकैतों की वो समस्या पहले जैसी वो समस्या नहीं रही और ना अपराध का वो डायमेंशन जो पहले था वो अब नहीं रहा। कोई भी डकैत इस समय ऐसा नामी गिरामी या ऐसा जिसका बड़ा नाम हो रेवाइंस में यानी चंबल के बीहड़ों में नहीं बचा है। सारे बड़े गैंग खत्म हो चुके हैं। बात ये 9 जुलाई 2023 की है। भिंड जिले में मुरैना रोड पर एक गांव है जिसका नाम है बरगांव, बड़ा गांव भी कहते हैं, पुरानी छावनी, बड़ा गांव पुरानी छावनी। यहाँ से 9 तारीख को रात में कोई 12 सवा 12 बजे उपेंद्र माहौर नाम के एक व्यक्ति ने थाने पर फ़ोन किया, कंट्रोल रूम को भी फ़ोन किया कि यहाँ पुरानी छावनी के हमारे गांव बरगांव में हमारे बड़े भाई जो फौज से रिटायर्ड थे और जिनका नाम देवेंद्र माहौर था, उम्र करीब 40 साल है, 2 दिन से उनका फ़ोन उठ नहीं रहा था, बाद में बंद हो गया था, स्विच ऑफ हो गया था। मैं अपनी माँ के कहने पर उन्हें देखने के लिए उनके इस मकान पर आया और मैं करीब 11 बजे पहुँचा हूँ। उसके बाद दरवाज़ा खुला हुआ था और भीतर देखा तो आंगन में उनकी लाश पड़ी हुई थी। पूरा आंगन तो खैर उस समय पानी बरस रहा था, खून बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आया, लेकिन घर में उनके कमरे में चारों तरफ खून ही खून बिखरा हुआ है। मुझे अंदाज़ा है, मुझे शंका है कि इनकी हत्या की गई है। बहरहाल रिटायर्ड फौजी की हत्या और घर के भीतर हत्या, पुलिस फौरन मौके पर पहुंच गई। मौके पर उसने ये देखा कि आंगन में, घर के आंगन में उनकी लाश पड़ी हुई है, पूरा कपड़े उनके खून से रंगे हुए हैं, कमरे के भीतर संघर्ष के निशान हैं और ऐसा लगता है कि कमरे के भीतर उनके साथ ये घटना हुई थी। वो भागे होंगे और फिर उसके बाद वो वहाँ पर गिर गए होंगे आंगन में, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई। उनके कमरे में शराब की कई बोतलें और 2 ग्लास मौजूद थे जिनमें शराब पी गई थी। ऐसा लग रहा है कि घटना से पहले वो और उनका कोई जानने वाला एक साथ बैठकर इस घर में उसने शराब पी होगी। पानी इस कदर बरस रहा था 9 जुलाई की उस रात को, रविवार की रात थी, कि पुलिस अपना काम नहीं कर पा रही थी। लिहाजा पूरे घटनास्थल को सुरक्षित करके, घेर के, बाहर से ताला बंद करके पुलिस चली गई। क्योंकि जिसे कहते हैं कि पुलिस का जो काम है, यानी उस बरसात में एविडेंस को कलेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल था, फोटोग्राफ और वीडियोग्राफ करना थोड़ा सा मुश्किल था। लिहाजा उसको सीन ऑफ क्राइम को चारों तरफ से सुरक्षित और संरक्षित करके पुलिस वहाँ से चली गई। अगले दिन यानी सोमवार को करीब 10 बजे के आसपास जब थोड़ा पानी हल्का हुआ तो फिर पुलिस अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पर पहुँच गई, क्योंकि कुछ पता लग नहीं रहा था। रात को पुलिस आई थी, आसपास कोई मिला नहीं, सब घरों में थे, बरसात बहुत हो रही थी, लिहाजा पुलिस को कोई क्लू मौके से नहीं मिला। तो पुलिस ने, भिंड पुलिस ने अपने फॉरेंसिक एक्सपर्ट सीनियर साइंटिस्ट अखिलेश भार्गव को बुलवाया। अखिलेश भार्गव अपनी पूरी टीम के साथ मौके पर आ गए। उन्होंने मौके पर जो एविडेंस दर एविडेंस कहाँ से शुरू हुआ होगा,
कहाँ ख़त्म हुआ, कहाँ पर अपराधी रहा होगा, अपराधी ने किस हाथ से किस जगह वार किया होगा। बहरहाल गर्दन पर चाकू के गहरे जख्म थे, दोनों हाथ की नसें काटी हुई थीं। देवेंद्र माहौर के प्राइवेट पार्ट्स को भी काटा गया था। एक चीज़ तो ये स्पष्ट हो गई कि जिस किसी ने ये हत्या की है वो हत्या करने के पर्पज से ही उसने हत्या की है। दूसरा, रिवेंज लेने यानी बदला लेने के पर्पज से ये हत्या की गई है। बहुत ही नृशंस तरीके से इस रिटायर्ड फौजी की हत्या हुई। सवेरा हुआ, जब टीमें आई, पुलिस आई, डॉग स्क्वाड आया, उसके बाद पूरा गांव भी इकट्ठा हुआ। गांव से धीरे धीरे खुसुर फुसुर की आवाज़ें पुलिस को सुनाई देने लगी। पुलिस ने अपने थाने के जो सादे वस्त्र के सिपाही हैं उन्हें गांव में भेजा। 1 घंटे बाद बातें धीरे धीरे पता लगने लगीं। ये पता लगा कि इनका घर तो रउआ गांव आलमपुर भिंड में है, ररुआ गांव आलमपुर भिंड में है, जहां देवेंद्र माहौर की पत्नी और उनके 2 बच्चे रहते हैं। ये उनकी छावनी है। यहाँ पर जैसे फार्म हाउस टाइप का है वो बना हुआ है और इसमें वो कभी कभार आया करते हैं। शराब पीने के शौकीन हैं। अक्सर यहाँ पर उनके साथ के यार दोस्त शराब पीने के लिए आते हैं। लेकिन पिछले 1 महीने से उनकी साली यहाँ बराबर आती रही है और घटना के दिन भी यानी 9 तारीख को इस बात की सूचना मिली कि उनकी हत्या हुई है और ये 7 तारीख को उसी साली को इनके यहाँ देखा गया था। पुलिस को थोड़ा बहुत जिसे कहते हैं सुकून मिला कि चलिए कुछ आगे बढ़ने के लिए मिला। बहरहाल पुलिस ने इसकी साली का नाम पता किया तो पता ये हुआ कि वो उसका नाम कामना उर्फ लाली है और उसकी उम्र 20 वर्ष है। वो लड़कों की तरह कपड़े पहनती है, लड़कों की तरह व्यवहार करती है, लड़कों जैसी गालियाँ भी देती है और वो इसके साथ बहुत हिली मिली हुई थी और अक्सर इसके साथ यहाँ आया करती थी। बहरहाल बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा और लक्ष्मीपुर या लक्ष्मी नगर में लक्ष्मीगंज इलाके में जहाँ मृतक देवेंद्र के भाई उपेंद्र माहौर रहते थे वहीं से थोड़ी दूर पर इसका मकान था। पुलिस ने दबिश देनी शुरू की। थोड़ी देर बाद वहीं लक्ष्मीगंज के इलाके से ही उसकी गिरफ्तारी हो गई। यानी ये पता लगने के बाद यानी शव मिलने के 24 घंटे बाद ही ये महिला पकड़ गई। जिस समय वो पकड़ी गई उस समय भी जीन्स, टी शर्ट, रेबैन का चश्मा, बालों की स्टाइल बिल्कुल मर्दों जैसी। और फिर उससे पूछताछ के लिए उसे थाने पर लाया गया। उसने जो बात बताई वो बहुत चौंकाने वाली थी। उसने ये कहा कि मैं पिछले 6 महीने से परेशान हूँ। मेरी बहन जिनके पति हैं ये, वो मैं उनको बहुत चाहती हूँ, अपनी बहन को, और मुझे उससे शादी करने की इच्छा थी। मैं समलैंगिक विवाह करना चाहती थी। मेरी बहन वो मेरी सगी चचेरी बहन है। मेरा उसके यहाँ आना जाना बढ़ गया, लेकिन मेरी कुछ हरकतों के कारण जो समलैंगिक व्यवहार वो करना चाहती थी उसके कारण उसने एक दिन आपत्ति की। जब उसने आपत्ति की तो मैंने फ़ौरन ये प्रपोज़ल रख दिया कि मैं तुमसे शादी करूँगी। उसने कहा ये कैसी शादी हो सकती है, महिला महिला से कैसे करेगी। तो मैंने उसको कम से कम 10 वीडियो दिखाए जहाँ महिला महिला से शादी हुई, मंदिर में हुई, सबके नाम पते उसमें बताए जाते हैं। एक महिला उसमें से पुरुष की पोशाक में, दूसरी महिला महिला के पोशाक में, उसकी सिंदूर भर देना, वरमाला पहना देना, गले लगा देना, ये सारी वीडियो उसने दिखाई और उसने कहा कि मैं इसी तरह तुमसे शादी करना चाहती हूँ। इतना सुनकर वो भड़क गई, उसकी बहन भड़क गई और उसने कहा कि खबरदार तुम कभी मेरे दरवाजे दोबारा मत आना।
मुझे ये सब बातें पसंद नहीं हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी ये सोचने की भी? तुमको पता नहीं कि मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे बड़े बच्चे की बेटे की उम्र 10 साल और छोटे की 8 साल है। तुम्हें कैसे ये लगा कि मैं तुम्हारी इस बात को स्वीकार कर लूँगी? गुस्से में और जिसको वो कहते हैं डिजेक्शन में वो वहाँ से चली गई। फिर उसने इंटरनेट पे खंगालना शुरू किया कि आखिरकार मेरी बहन का ये व्यवहार क्यों हुआ। फिर उसे ये लगा कि शायद उसकी पति की वजह से वो ऐसा व्यवहार कर रही है। अपने बयान में उसने बताया कि मेरे बहनोई शराब पीने के बाद कभी कभी मेरी बहन के साथ मारपीट भी करते थे। मैं इसी बात की दुहाई उनको देती थी कि उनकी मारपीट क्यों सहन करती हो, हम दोनों साथ साथ रहेंगे। बस इसी पर बहन भड़क गई। मुझे ये लगा कि अगर हम अपने जीजा यानी अपने बहनोई को अब इनके रास्ते से या अपने रास्ते से हटा देते हैं तो मेरी बहन मुझसे शादी करने को राजी हो जाएगी, या उसे इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं अपनी बहन को इस बात के लिए राजी कर लूँगी। और तभी से मैंने ये दिमाग लगाया कि अब मुझे हर हाल में अपने बहनोई को रास्ते से हटाना है। मैं उससे यदा कदा मिलने लगी और बातचीत में ये भी उससे कमिट करा लिया कि उसके वो जो छावनी रोड वाले मकान, पुरानी छावनी वाले मकान में हम लोग मिलेंगे। और वो बराबर फ़ोन करके उसे वहाँ बुलाने लगा। दोनों बैठ के शराब पीते थे, बाहर से खाना आता था, खाना खाते थे और उसके बाद वो महिला यानी लाली यानी कामना वो वहाँ से चली जाती थी। जब ऐसा 5-6 बार हुआ और कामना ने अपने बयान में बताया कि फिर मेरा शोषण भी हमारे बहनोई करने लगे, लेकिन मैंने उनको ऐसा करने के लिए अलाउ इसलिए किया कि मुझे हर हाल में उनकी हत्या करनी थी। अगर मैं मना करती तो ये चांस या ये मौका मेरे हाथ से निकल जाता। जब शारीरिक शोषण अपने चरम पर पहुंचा, करीब 1-1.5 हफ्ते पहले, जब उन्होंने मुझे दिन में ही बुला लिया और रात भर नहीं छोड़ा, शराब पीते रहे और खाना जो मंगवाया था उन्होंने, नॉनवेज जो खाना बाहर ढाबे से ले आते थे, उसको खाते रहे, लेकिन मुझे जाने नहीं दिया। 1 हफ्ते बाद उन्होंने फिर मुझे शाम को 4 बजे फ़ोन किया। मैं इस बार तैयार थी कि अब की बार इनका वारा न्यारा करना है। कैंटीन की जो शराब, महंगी शराब हैं वो ले आए थे। मैंने पूछा भी कि कौन कौन सी ब्रांड लाए हो। मैंने अपनी ब्रांड भी बताई कि अगर ये आई होगी या ये लाओगे तभी मैं आऊँगी। तब फिर उन्होंने कहा ठीक है, तुम 8 बजे आओ, मैं ये ब्रांड भी मंगा के रखूँगा। और करीब 8 बजे के आसपास मैं वहाँ पहुँच गई, उनके बरगांव वाले पुरानी छावनी के मकान में। फिर दोनों लोग बैठे, बातचीत शुरू हुई, फिर शराब पीने लगे। मैं जानती थी कि ये शराब हमेशा ओवरडोज यानी ज़्यादा पी लेते हैं, उसके बाद उठने के काबिल भी नहीं रहते हैं। और उसी प्लानिंग के तहत मैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शराब पिलाने लगी और उनकी नज़रें बचा के मैं बहुत कम मात्रा में शराब पी रही थी। 45 मिनट बीतते बीतते उनकी ज़ुबान लड़खड़ाने लगी। उन्होंने पानी के लिए बताया तो मैंने पानी पीने के लिए कहा कि पानी ले आओ। मैंने कहा मुझसे चला नहीं जाएगा, आप ही ले आइए। तो जब उठे तो वो लड़खड़ा रहा था और पानी लाने तक में उसे आधे घंटे लग गए। मैंने तभी समझ लिया कि अब मेरे लिए इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता। पानी लेकर वो जैसे ही आया है वैसे ही मैंने उसके गर्दन पर ताबड़तोड़ चाकू मार दिए। चाकू लगते ही वो भागने लगा, कमरे में इधर उधर भागता रहा। मैं उसको जहाँ गिर जाता था वहीं पर चाकू मार देती थी। उसके बाद वो आंगन में जाकर बुरी तरह से गिर गया और फिर
उठने की तमाम कोशिश के बाद भी नहीं उठ पा रहा था। मैंने हाथ की दोनों नसें काट दी ताकि ये जिंदा न बचे, क्योंकि मुझे ये अंदाज़ा था या मुझे लोगों ने बता रखा था कि शराब के नशे में चोट का एहसास कम होता है, और अगर शराब उतरने के बाद वो चोट यानी उसकी ब्लीडिंग धीरे धीरे कम होने लगती है तो आदमी की मृत्यु नहीं होती है। इसीलिए मैंने नसें भी काट दी ताकि मरने से बचने की कोई गुंजाइश न रहे। इसके बाद ही मैंने उसके प्राइवेट पार्ट्स पर भी कई बार चाकू मारे। मैं उससे नफरत करती थी क्योंकि मेरे और मेरे बहन के दरमियान यही रोड़ा था। मुझे हर हाल में उससे छुटकारा पाना था क्योंकि मुझे अपनी बहन के साथ रहना था। एक बात उसने ये भी बताई कि मैं उसके पेपर्स के कुछ कागज बार बार जाते समय, उसके ज़मीन के कुछ कागज बार बार उसके यहाँ जाते समय मैंने शराब के नशे में हासिल किए थे। मैं एक पीस ऑफ लैंड, एक बड़ी काफ़ी ज़मीन थी इसके पास, देवेंद्र के पास, एक बड़ी ज़मीन के कुछ कागज बनवा कर ले आई थी कि अगर वो नशे में होगा तो इस पर उसके दस्तखत करा लेंगे, और बाद में जब ये ज़मीन हमारे नाम हो जाएगी और ये दुनिया से विदा हो जाएगा तो हम और हमारी बहन दोनों पति पत्नी की तरफ एक साथ रह लेंगे और जो मैंने सपना देखा है मेरा सपना पूरा होगा। लेकिन जैसे ही मैंने शराब के नशे में वो कागज निकाला उसने साफ मना कर दिया कि मैं नशे में कोई कागज साइन नहीं करता हूँ। फौजी हैं, फौजियों को ये बताया गया है कि नशे में कागज का कोई काम हम लोग नहीं करते हैं। तुम्हें जो करना हो कल ले आना, दोपहर में तुम जहाँ कहोगी वहाँ साइन कर दूंगा, लेकिन आज मैं किसी कीमत पर कहीं भी ये साइन नहीं करूँगा। और उसी समय मैंने सोच लिया कि आज इसे हर हाल में मारूंगा, क्योंकि कल को जब इसका नशा उतरेगा तो वो कागज ही ढूंढेगा कि मैं कौन सा कागज लेके उसके पास उसके हस्ताक्षर के लिए गई थी। बहरहाल इतना बताने के बाद बात सब क्लियर हो गई। सुनने वाले इसको स्पेल बाउंड, जिसको वो कहते हैं कि बिल्कुल निशब्द होकर उसकी इस कथा को, उसके इस व्याख्यान को, उसके इस बयान को सुनते रहे। उसके बाद वो वहाँ हत्या करने के बाद वहाँ से फरार हो गई। उसने आगे बताया कि मेरी बचपन से ही पता नहीं क्यों ये आदत थी, वो चूँकि दस्यू इलाका है भिंड और मुरैना, कि मुझे मर्दों इस गैर बराबरी वाले समाज में हमें बराबरी के लिए मर्दों से कम्पीट करना होगा। मैं बहुत छोटी उम्र से लड़कों के कपड़े पहनती थी, लड़कों जैसे बाल मैंने कटवा लिए, रेबैन का चश्मा लगाने की मेरी आदत थी, हाथ में मोबाइल, रेबैन का चश्मा, स्पोर्ट्स शू, जीन्स और टी शर्ट, ये उसकी फेवरेट पोशाक थी। उसको लगा कि पता नहीं अभी हमारी एक्सेप्टेबिलिटी समाज में हुई है कि नहीं है। माँ बाप उसके थे नहीं। उसने फौरन एक ई रिक्शा खरीद लिया, 80-90 हज़ार का था, किसी से उधार लेकर एक ई रिक्शा खरीदा और अपनी ही ई रिक्शे को स्टैंड पे लगाकर और वो सवारियां ढोने लगी। धीरे धीरे उसको एहसास हो गया कि उसकी पूरी एक्सेप्टेबिलिटी समाज में हो गई है। उसके ऑटो रिक्शे पे, उसके ई रिक्शे पे ऐसा नहीं कि सिर्फ महिला सवारियां ही जाना पसंद करती थी, सभी जाना पसंद करते थे। और पुरुष और महिला, अगर लड़की अगर कहीं जाना चाहती है तो वो ज़्यादा सेफ महसूस करती थी जब वो मेरी ई रिक्शा पर बैठती थी। कभी कभार मैं उनसे बात करते करते उनके गंतव्य तक ले जाती थी। उससे पूछा गया कि तुम टैक्सी स्टैंड पर अकेली महिला होती होगी ई रिक्शा चलाने वाली, तुम्हारे साथ लोग या टैक्सी चालक जो तुम्हारे बराबर के हैं वो दुर्व्यवहार करते होंगे। उसने कहा किसी की हिम्मत नहीं है मेरी तरफ देखने की भी। बाद में जो पता लगा कि ये मर्दों से ज़्यादा बुरी गालियाँ देती थी। अपने हाथ में हमेशा एक छोटा सा बेंत या डंडा रखती थी। कहते ये भी हैं कि ये चाकू हमेशा अपने ई रिक्शा का जो डैशबोर्ड होता है उसमें एक कपड़े में लपेट के रखा करती थी।
बहरहाल पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। सीएसपी जो वहाँ के हैं भिंड के, रवि भदौरिया जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बताया कि प्राइमा फेसी जो ये लाली यानी महिला यानी मृतक की साली यानी कामना, जो इसने बताया है प्राइमा फेसी कन्विंसिंग लग रहा है, लेकिन फिर भी हम बाकी और जो ऑप्शंस हैं उनको भी देख रहे हैं, उन पर विचार कर रहे हैं। बहरहाल एक रिटायर्ड फौजी की हत्या हुई और हत्या करने वाली कोई और नहीं, उसकी साली थी। आज की घटना, आज की घटना में हत्या करने वाली लड़की भी इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा विचरण करने वाली जीव थी और मर्दों के बराबर काम करने की ललक ने उसके मानसिक स्तर को बिगाड़ दिया था। पहले तो वो मर्दों वाले कपड़े, मर्दों वाले बाल की कटिंग, फिर मर्दों वाली गाली गलौज, और फिर अपने आप को ये टेस्ट करना कि क्या उसकी एक्सेप्टेबिलिटी इस पुरुष प्रधान समाज में हो गई है कि नहीं हो गई है। और वो उसने ई रिक्शा चलाना शुरू किया। अच्छा, इस तरह की जो मनोदशा है वो चंबल में बहुत सामान्य है। देखिए, भिंड जहाँ की वो रहने वाली है, ये बिल्कुल केंद्र बिंदु है। भिंड, मुरैना, इटावा, जालौन, जहाँ से पिछले 100 सालों से 150 सालों से तमाम डकैतों की ढेर सी सुनी अनसुनी कहानियाँ आज भी वहाँ हवा में तैरती है और बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है जहाँ की इसकी रिहाइश है और जहाँ पर इसने ये कत्ल किया था। और ख़ासकर चंबल में महिला डकैतों की, 10 सुंदरियों की जो दंत कथाएँ हैं और जो उनके बारे में जो किस्से कहानियाँ हैं, वो गांव-गांव में प्रचलित हैं। कोई गांव ऐसा नहीं है जहां पर इन महिला डकैतों के बारे में लोगों को कुछ न कुछ गंभीर पता न हो। जैसे इनसाइड स्टोरीज़ की बात जिसे कहते हैं, वो पता न हो। वो और ये सभी वो महिला डकैत हैं जो कहीं न कहीं प्रताड़ित हुई हैं, कहीं न कहीं समाज ने इनके साथ दुर्व्यवहार किया है। इन्होंने राइफल पकड़ ली, वर्दी पहन ली, कमर में बेल्ट, कारतूस वाली बेल्ट लगा ली और बीहड़ों में कूद गई। और इन्होंने जो जघन्य काम किए, जितने जघन्य से जघन्य अपराध किए, उनकी भी कोई तुलना नहीं है। ये और ऐसी दंत कथाओं, ऐसी कहानियों, किस्से, इनसे जो वहाँ के रहने वाले युवा हैं, खासकर लड़कियाँ, ये कहीं न कहीं उनकी इस दंत कथाओं से लड़कियाँ भी प्रभावित होती हैं। वहाँ गांव देहात में आपको मोटरसाइकिल चलाने वाली लड़कियाँ धुर गांव में भी दिख जाएंगी। और अगर आप सवाल पूछ लें उनसे तो वो उन्हीं सब 10 सुंदरियों का नाम लेंगे कि वो तो गोली चलाती थी, वो तो 10-10 आदमी लाइन में खड़ा करके मार देती थी, मैं तो मोटरसाइकिल ही चला रही हूँ। जो नामी गिरामी महिला डकैत उसी चंबल के इलाके की रही हैं, उनमें फूलन देवी सब लोग जानते हैं, बैंडिट क्वीन ज़्यादातर लोगों ने देखी होगी, पुतली बाई, सरला जाटव निर्भय गुजर की पकड़ थी। पकड़ का मतलब किडनैप करके ले आया था जब उसकी उम्र 11 वर्ष थी, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी रखैल यानी पत्नी बना लिया। निर्भय गुजर के मरने के बाद पूरे गैंग की कमान सरला जाटव ने संभाली थी और निर्भय गुजर से उसकी मौत का बदला लेने के लिए जिस पर उसे शक था कि किसने मुखबिरी की होगी, उन सब की हत्याएं भी सरला जाटव ने की थी। अगला अनीसा बेगम डकैती के लिए मशहूर 10 सुंदरी थी। गांव का गांव गैंग से घिरवाकर पूरी रात डकैती डालना और सामान लाद कर ले जाना। अनीसा बेगम की भी बहुत ढेर सारी दंत कथाएं वहाँ चंबल में आसपास घूमती रहती हैं, तैरती रहती हैं, हवा में विचरण करती रहती हैं। सीमा परिहार
सभी लोग जानते हैं सीमा परिहार के बारे में। साधना पटेल, टिप टॉप रहने वाली ये डकैत, महिला डकैत, 10वीं सुंदरी साधना पटेल, कहते ये हैं कि जब जितने कपड़े ये बदलती है उतने ही पति इसने वहाँ चंबल में बदले थे। ये भी जीन्स, टी शर्ट, रेबन का चश्मा, कमर में गोलियों से भरी हुई पेटियाँ, दोनों कंधों पर राइफलें, ये इसकी पहचान थी साधना पटेल की। ये इन महिला दस्युओं की, ये जिसे महिला डकैतों की, इनके बारे में हजारों कथाएं, किस्से, कहानियाँ वहाँ तैरते रहते हैं चंबल की घाटी में। और वो उनके अपराध दर अपराध की कहानियाँ भी वहाँ रेवाइंस की हवा में तैरते रहते हैं। गांव के गांव लोगों को लाइन से खड़ा करके गोलियां बरसा देना, पूरा गांव घेर के डकैती डालना, बड़े व्यापारी का अपहरण इनका शगल था। और लड़कियों और बच्चों के मन में गैर बराबरी के दर्द सहने पर उनके मन में सिर्फ एक ही इच्छा होती थी, इन्हीं 10 सुंदरियों की तरह जुल्म करना, इन्हीं की तरह समाज को उसका सबक सिखाना जिसने उनके साथ कुछ न कुछ गलत किया होता है। तो ये जो वहाँ की आबो हवा में जो है, उसी का असर कामना उर्फ लाली के ऊपर पड़ गया। लाली ने जब उसके दिमाग में ये बात आई तो उसे इस बार, क्योंकि इसके पहले की किसी 10 सुंदरी ने इंटरनेट का कोई ज़माना नहीं देखा था, वरना शायद वो अपराध में इतना आगे बढ़ ही नहीं पाती कि यहाँ एक एक कदम की सूचना इंटरनेट पर आ जाती है। किसी न किसी साइट पर, किसी न किसी ऐप पर इस तरह की घटनाओं की सूचना आ जाती है, तुरंत आ जाती है, लोग सचेत हो जाते हैं। इसीलिए कामना ने जब देखना शुरू किया, इंटरनेट पे डूबना शुरू किया, तो ढूंढते ढूंढते उसे महिलाओं की समलैंगिक शादी में इंटरेस्ट आने लगा। पहले जो उसका इंटरेस्ट था अपने आप को समाज में मर्दों के बराबर रहना भी और दिखना भी, प्रभाव भी उतना ही जितना मर्दों का होता हो। उसके बाद जब आगे बढ़ने पर उसे ये लगा कि मेरे अकेले से कोई फ़ायदा नहीं, मुझे भी ये शादी करनी होगी। और ढूंढते ढूंढते उसने वही खबरें खोजनी शुरू की, वीडियो खोजनी शुरू की कि एक उनमें से जो समलैंगिक शादी में एक महिला पुरुषों के कपड़े में उस जगह पे वो अपने आप को रख के देखती थी, और दूसरी महिलाओं के कपड़े में मांग में सिंदूर भर देना, एक दूसरे को वरमाला पहना देना, मंदिर में पुजारी जी मंत्रोच्चारण से उनकी शादी करा रहे हैं। इसकी तमाम वीडियो इंटरनेट मीडिया पर मौजूद हैं। ये सारी वीडियो निकाल कर उसने एक जगह रखी हुई थी, और जब भी उसके मन में इस तरह की खुराफात चलती थी, उन वीडियोस को देखती थी। और यही वीडियो उसने अपनी बहन को भी दिखा के प्रपोज किया था कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। और उसकी जो वो नज़दीक जाने लगी, मिलने जुलने लगी, लेकिन वही है, अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। उसकी ऐसी ही किसी हरकत पर उसकी बहन ने उसे बहुत डांटा था। डांटने के बाद तुरंत बाद उसने जब पूछा कि ऐसा क्यों करती हो, तो उसने ये बताया कि हम शादी करना चाहते हैं। और अपने इस प्रपोजल के समर्थन में उसने वो तमाम वीडियो दिखाए। आग बबूला हो गई उसकी बहन, और उसने कहा कि दोबारा मेरे घर मत आना। फिर उसने उसी इंटरनेट पर अपनी बहन के इस व्यवहार के कारण को ढूंढना शुरू किया, और इस नतीजे पे पहुंची कि वो अपने पति के कारण इस तरह का व्यवहार कर रही है, और तुरंत ही ये मन बना लिया कि इसके पति को, यानी अपने बहनोई को रास्ते से हटाना ही होगा। और उसी की वजह से वो ऐसा व्यवहार कर रही है। और एक बार अगर उसको रास्ते से हटा दिया जाए तो मैं उसके साथ, अपने साथ उसको रखने में कन्विंस कर लूँगी, और हम दोनों पति पत्नी की तरह रहेंगे। अब बताइए कितना मानसिक स्तर। मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ,
LGBT वालों पर तो कतई नहीं कर रहा हूँ, बड़े बड़े जुलूस लेकर निकलते हैं, लेकिन ये गांव देहात में भिंड मुरैना जैसे बहुत कम पढ़े लिखे समाज में, जहाँ डकैतों का प्रभाव बहुत लंबे समय तक रहा है, वहाँ भी अगर इस तरह की मानसिकता आ रही है तो ये हमारी सोच को दर्शाती है। ठीक है, मॉडर्न या आधुनिक समाज में जो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं, उनके मन में अगर ये है, उनके मन में अगर किसी के साथ कंपेयर करने की भावना आ गई है तो ठीक है, ये उनकी अपनी सोच है। लेकिन गांव देहात की सोसाइटी में इस बात का आ जाना ये थोड़ा गंभीर संकेत है, ये थोड़े खतरे की घंटी है। लाली का ये व्यवहार असामान्य था और घर वालों को ऐसे असामान्य व्यवहार की जानकारी जरूर थी, क्योंकि जिस तरह का व्यवहार वो टैक्सी या टेम्पो स्टैंड पर करती थी, जिस तरह का व्यवहार वो लोगों के साथ गाली गलौज में करती थी, तो ज़रूर ये उसका असामान्य व्यवहार था। उसकी बहन को भी और बाकी लोगों को भी उस समय सचेत हो जाना चाहिए था, लेकिन वो सचेत नहीं हो पाए। अगर सचेत हुए होते तो शायद ये घटना न घटती। आज के लिए आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। मैं हमेशा कहता हूँ और आपसे इसकी प्रतिक्रिया भी लेता हूँ, लेकिन जब ये बात रूटीन में हो जाती है तो ना आप इसका ध्यान देते हैं, न मैं कहते समय उतना इसको जोर देकर कह पाता हूँ। लेकिन आज मैं कह रहा हूँ कि आप मेरी बात से सहमत हों तो भी और असहमत हों तो भी हर हाल में टिप्पणी करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। मैं भी समझूंगा कि ऐसा तो नहीं है। मैं बार बार अपनी तमाम समस्याओं, मतलब ये अपराध से संबंधित समस्याओं के बारे में अपने किस्सा गोई परिवार के सदस्यों से उनकी राय मांगता रहता हूँ, ताकि कभी ऐसा न हो कि ये मोनोटोनस हो जाए, मैं कहता रहूं या मेरा विचार ऐसा हो जाए जो हमारे किस्सा गोई के परिवार के सदस्यों को सूट न कर रहा हो, या वो उससे घोर तरीके से या उससे गंभीर तरीके से असहमत होते जा रहे हों। तो फिर किस्सा गोई का ये जो घटनाक्रम मैं बताया करता हूँ, ये बात फिर इसकी जो उसका इम्पैक्ट कह लें या इसका जो पर्पस है वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए इस बार इस प्रकरण में मैं आपसे अनुरोध करूंगा, मैं अपने किस्सा गोई परिवार से, पूरे परिवार से अपील करूंगा कि जो भी देखते हैं, बहुत से लोग हर दिन ये टिप्पणी करते हैं कि मैं देख तो पहले एपिसोड से रहा हूँ लेकिन मैंने कभी टिप्पणी नहीं की, आज कर रहा हूँ। तो कृपा करके ऐसे सभी लोग जो देख तो सालों से रहे हैं लेकिन कभी टिप्पणी नहीं करते हैं, तो इस पर टिप्पणी करें। मैं भी समझूं कि मैं जिस सोच के साथ आपके साथ हूँ, जिस सोच को आपको बताया करता हूँ, जिस सोच में आपसे हमारी मानसिक सहभागिता होती है, कहीं मैं उसमें गलत तो नहीं हूँ। इसलिए आप टिप्पणी ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।